और बुलेटिन की शुरुआत दिल्ली में मानसून के आगमन के साथ करेंगे। आखिरकार लंबे इंतजार के बाद आज दिल्ली में मानसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली और एनसीआर के तमाम इलाकों में सुबह से ही झमाझम बारिश हो रही है। पिछले कई दिन से दिल्ली भयंकर गर्मी से झुलस रही थी। पारा 40 के पार था। बारिश ने अब दिल्ली वालों को गर्मी से फौरी तौर पर राहत दे दी है। पिछले कई दिन से दिल्ली के साथ बादलों की आंख मिचौली चल रही थी। आसमान में बादल दिखते थे लेकिन बरसते नहीं थे। मौसम विभाग के तमाम अनुमान फेल हो रहे थे, लेकिन अब मौसम विभाग ने मानसून के आने का ऐलान कर दिया है। तस्वीरें दिल्ली और एनसीआर की, जहां पर सुबह से ही आज बारिश कई इलाकों में देखी जा रही है। इससे पारा थोड़ा नीचे गया है और फौरी तौर पर राहत भी दिल्ली और एनसीआर के निवासियों को मिली। गुरुग्राम में भी सुबह से ही काले बादल और उसके बाद बारिश। ये तीन तस्वीरें आपके सामने अकबर रोड, इंडिया गेट और गुरुग्राम की, जहां पर इस वक्त बारिश हो रही है। तो बारिश अपने साथ मुसीबत का पहाड़ हर मॉनसून लेकर आती है और उसकी शुरुआत अब गुरुग्राम में देखने को मिल रही है। वहां पर थोड़ी सी बारिश के बाद जल जमाव की स्थिति, उसके बाद वही ट्रैफिक जैम और वाहनों की रफ्तार का सुस्त पड़ना एक आम बात है। और सिर्फ गुरुग्राम ही क्यों, दिल्ली और एनसीआर के ऐसे कई इलाके हैं जहां पर हल्की सी बारिश के बाद ही पूरी व्यवस्था चरमरा जाती है। और अब बात उत्तराखंड की, क्योंकि उत्तराखंड में इन दिनों भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। नदी नाले उफान पर हैं और लोग जान को हथेली पर रखकर नदी को पार कर रहे हैं। ऐसी भयानक तस्वीर देहरादून से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित विकास नगर के साहिया के समीप कोठा तालसी छानी से सामने आई है, जहां ग्रामीणों ने उफनती अमलावा नदी को जान जोखिम में डालकर पार किया। जरा सी चूक हुई नहीं कि जान भी जा सकती थी। नदी में उफान और आफत में जान, इस तरह की तमाम तस्वीरें देश भर से आती हैं, क्योंकि कई जगहों पर नदी पार करने के लिए पक्का पुल तक नहीं है। एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए इस तरह से ह्यूमन चेन बनाते हुए लोग अक्सर दिखाई देते हैं। और ये देहरादून के नजदीक की ही तस्वीर है, कोई ग्रामीण इलाका नहीं है। ये शहर से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक ऐसा कच्चा पुल जिसे पार करते हुए लोग और जान जोखिम में डालकर उन्हें डंडे के सहारे इस नदी को पार करना पड़ रहा है। तेज बहाव में कुछ भी हो सकता था, कोई भी हादसा, जान तक जा सकती थी। तो बारिश, तूफान और बादल फटने की कई घटनाओं से उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में तबाही का मंजर है। तीनों पहाड़ी राज्यों में कई जगहों पर हालात बेकाबू हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि उत्तराखंड, राजस्थान और जम्मू कश्मीर में अगले 48 घंटे में अभी और तबाही के आसार हैं। उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कल भी कई जगहों पर बादल फटे, भूस्खलन हुआ। हिमाचल में बारिश और बाढ़ से हालात खराब है और कई जिलों में हादसे हुए हैं। लाहौल स्पीति, चंबा और कुल्लू में पहाड़ दरके, जबकि धर्मशाला में बादल फटा और बादल फटने की इन घटनाओं में बड़ी तादाद में लोग प्रभावित हुए हैं। कई घर गिर गए, नदी नाले उफान पर हैं। 6 जगह की तस्वीरें आपके सामने हैं जो बयां कर रही कि किस तरह की तबाही का मंजर इन जगहों पर देखा जा सकता है। आसमान से आफत बरसी है, धरती पर तबाही आई है, पहाड़ों से परेशानी बरस रही है। कुदरत का ऐसा कहर जिसे देखकर रूह कांप जाए। हिमाचल प्रदेश के चंबा का ये वीडियो बेहद सनसनीखेज है।
मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि पठानकोट भरमौर एनएच पर केरू के पास पहाड़ दरक गया। फिर पहाड़ के मलबे और पानी का ऐसा कॉकटेल तैयार हुआ कि तबाही मच गई। पहाड़ी मलबे से भरा पानी जब हाईवे पर बहने लगा तो लोगों की चीख निकल गई। एनएच पर वाहनों की आवाजाही करीब घंटे भर थम गई। रास्ते के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं। जो बुलडोजर है वो यहीं पे तैनात रहता है हमेशा। तो जैसे ही स्लश आता है वैसे ही इसको ओपन किया जाता है, फिर थोड़ी देर के लिए ट्रैफिक को थ्रू किया जाता है। तो जो स्लश है वो कॉन्टिन्यूसली आ ही रहा है, तो हम इसको कोशिश करें कि हम इसको खोलते जाएं जैसे जैसे स्लश आ रहा है। ये चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे के पास का वीडियो है। देखिए, अभी ये पहाड़ बिल्कुल शांत नजर आ रहा है, लेकिन चंद पलों में हलचल शुरू होती है। हल्का हल्का मलबा गिरना शुरू होता है, फिर मलबा के गिरने की रफ्तार तेज होती है और महज 30 सेकंड के भीतर कुछ ऐसा होता है मानो पहाड़ में जलजला आ गया हो। बाढ़ की तरह पहाड़ से मलबा बरसना शुरू हो जाता है और फिर थोड़ी देर में सामने आता है ये हाहाकारी मंजर। बर्बादी के इस मंजर को अब दूसरे कैमरे से देखिए। मंडी में नेशनल हाईवे 3 पर पहाड़ दरकने का ये वीडियो मंडी पुलिस ने जारी किया है। भारी बारिश से कमजोर हुआ ये पहाड़ ऐसे दरका मानो रेत का बना हो। अचानक बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी। थोड़ी देर में सड़कों पर बिछ गया मलबा ही मलबा और आसमान में धूल का गुबार। जिस जगह पहाड़ दरकने की यह घटना हुई है वो मंडी मनाली नेशनल हाईवे पर संदली मोड़ कहलाता है, जो मंडी और पंडोह के बीच 7 मील नामक स्थान है। पहाड़ दरकने से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे कल ठप हो गया। वाहनों को वाया कटौली कुल्लू मार्ग से डाइवर्ट किया गया। कुल्लू से वाया कटौली मंडी आने वाली सड़क भी कल कन्नौज में भूस्खलन की वजह से बंद हो गई। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू का ये वीडियो देखिए। एक कार मलबे के बीच में फंसी हुई है और जेसीबी मशीन से मलबों को हटाने का काम चल रहा है। तस्वीरों से अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि इस कार पर पास की पहाड़ी का मलबा गिरा होगा। दूसरी तस्वीर देखिए, सामने बस खड़ी है और मलबे की वजह से सड़क बंद है। मॉनसून के सक्रिय होते ही हिमाचल प्रदेश में जगह जगह से ऐसी हाहाकारी तस्वीरें सामने आ रही हैं। कुल्लू जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में भारी बारिश से 25 सड़कों पर भूस्खलन से आवाजाही बंद हो गई है। कुल्लू जिले में रविवार देर रात से हुई मूसलाधार बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। तस्वीरें देखिए किस तरह से ये बस्ती बाढ़ की चपेट में नजर आ रही है। काफी भारी मात्रा में बारिश हुई, जिसकी एडवाइजरी जारी भी कर दी गई थी और ऑरेंज अलर्ट डीडीएमए द्वारा दे दिया गया था। साथ ही अभी आगे आने वाले 3 दिन के लिए जो डीडीएमए है उसके द्वारा येलो अलर्ट भी दे दिया गया है। कुल्लू में पिछले कुछ समय से लोग बेसब्री से बारिश का इंतजार कर रहे थे, लेकिन जब बारिश आई तो त्राहिमाम मच गया। कुल्लू जिले में इतनी बारिश मानसून ने इतनी दस्तक दे दी है कि किसानों को, बागवानों को बहुत राहत मिली है और इससे गर्मी से भी सबको राहत मिली है, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी हो चुकी थी कि कितने महीनों से यहाँ पर बरसात नहीं हो रही थी। पहाड़ जितने खूबसूरत होते हैं उतने ही भयानक भी। खासकर बरसात के दिनों में खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। हिमाचल से आई तस्वीरें भय पैदा करती हैं। मंडी से परी शर्मा और चंबा से विशाल आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। और अब बात धर्मशाला में हुई तबाही की बारिश की करेंगे। कल बादल फटने के बाद कांगड़ा जिले में हुई तबाही की कई और तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं कारें बहती दिखाई दी तो कहीं मकान गिरते हुए। पानी के प्रचंड के आगे इंसान बेबस दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है
किसी ने बांध का दरवाजा खोल दिया हो। ये धर्मशाला के भागसुनाग इलाके की कल की तस्वीरें हैं। बादल फटने से यहां ऐसा फ्लैश फ्लड आया कि बगैर सहारे के लोगों का चलना मुश्किल हो गया। पानी का ये शोर दहशत पैदा करता है। दहशत ये कि कहीं बह न जाए जिंदगी। दहशत ये कि कहीं कुदरत के क्रोध तबाही का मंजर गहरा न कर दे। आप ये तस्वीरें धर्मशाला की देख रहे हैं। धर्मशाला में कल हुई तबाही के कई और वीडियोज सामने आए हैं। मांझी खड्ड में आई तूफान से भी भारी नुकसान हुआ है। चैतरू से ऊपर 3 मंजिला 2 भवन बाढ़ की चपेट में आकर बह गए। शिला चौक के पास भी एक भवन गड्ढे में बह गया। अब इस वीडियो को देखिए। बरसाती नाले के उस पार एक शख्स फंसा हुआ है। नाला पूरी रफ्तार के साथ बह रहा है। नाले के इस पार राहत कर्मी मौजूद हैं। इंतजार हो रहा है कि पानी का रौद्र रूप शांत हो तो उस शख्स तक किसी तरह पहुंचा जा सके। अब इस तस्वीर को देखिए। फ्लैश फ्लड की राह में ये पेड़ तन कर खड़ा था, लेकिन चंद पलों में वो पानी में मिल गया। पानी के रास्ते आए इन मकानों का भी यही हाल हुआ है। जो दुल्हेड़ का एरिया है वहाँ पे कुछ इनपुट्स हैं कि वहाँ पे कुछ घरों को क्षतिग्रस्त हुए हैं और वहाँ पे क्योंकि जो रोड्स का जो एक्सेस है वो भी कट ऑफ हो गया है बिकॉज ऑफ द लैंडस्लाइड्स। तो वहाँ के लिए एनडीआरएफ और जो स्टेट चॉपर है उसकी जो हमने रिक्विजिशनिंग की है। कांगड़ा जिले के लिए कल मानो तबाही का दिन था। बादल फटने से आफत की ऐसी बाढ़ आई कि त्राहिमाम मच गया। मैकलोडगंज के पास भागसू में आधा दर्जन कारें बह गईं, तो कांगड़ा घाटी में चुरन और मांझी नदी के किनारे बसे कई मकान तबाह हो गए। शमशान घाट की छत भी बाढ़ के पानी में बह गई। फ्लैश फ्लड से लोगों की जिंदगी बचाने के लिए चैतरू गांव में चुरम खाद नदी के किनारे बसे लोगों को तुरंत सुरक्षित ठिकानों की तरफ शिफ्ट किया गया। गनीमत ये रही कि प्रशासन के तुरंत एक्शन में आने की वजह से किसी तरह की जिंदगी का नुकसान नहीं हुआ। मेरी सभी जो नागरिक हैं उनसे ये रिक्वेस्ट रहेगी, ये अपील रहेगी कि नदी नालों के पास जाने से बचें और जो ऐसे खड्डे हैं जहाँ पे बहुत जो पानी आने की संभावना है या फिर वहाँ पे लो हाइट के जो पुल है या पुलियां हैं वहाँ पे भी जाने से बचें। 3 हफ्ते के सूखे के बाद रविवार शाम से कांगड़ा में बारिश शुरू हुई थी। कांगड़ा में गर्मी का आलम यह था कि तापमान 31.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, लेकिन मूसलाधार बारिश ने चढ़ते पारे से तो राहत पहुंचा दी, लेकिन फ्लैश फ्लड के रूप में नई आफत आ गई। मृत्युंजय गिरी के साथ अशोक रैना, धर्मशाला, आज तक। और आज महाराष्ट्र समेत देश के कई हिस्सों में भारी बारिश होने की चेतावनी है। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश की तीव्रता के मद्देनजर अलग अलग इलाकों में रेड, येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश के कई हिस्से पानी की मार से त्राहिमाम कर रहे हैं। लगातार बारिश के बाद हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बादल फटा तो तबाही ही आ गई। पानी की आफत ने उत्तर भारत के कई इलाकों को जकड़ लिया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार में लगातार आसमान से आफत बरस रही है। इस बीच मौसम विभाग ने मंगलवार को कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कहीं भारी बारिश तो कहीं कहीं भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है। राजस्थान और जम्मू कश्मीर के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट गुजरात, कर्नाटक के कुछ हिस्से और असम के लिए भी है, जबकि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के लिए येलो अलर्ट है। मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, केरल और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में भी येलो अलर्ट है। कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के लिए मौसम विभाग का रेड अलर्ट है। एक्सपेक्ट करेंगे कि अगले 3-4 दिन में वाइड स्प्रेड रेनफॉल, डेफिनेट खास करके अगले 4 दिनों में मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण एरिया में आपको वाइड स्प्रेड रेनफॉल होगा। एंड कोंकण में खास करके पहला 2 दिन जो है हमने रेड अलर्ट दिए हैं। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि कोंकण एरिया में डेफिनेटली हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल होगा, बट आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हेवी रेनफॉल भी होगा। दिल्ली से कुमार कुणाल और संजय शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।
तो भारत के अलग अलग हिस्सों में मानसून का रौद्र रूप देखा जा सकता है। तो कल लंदन में भी तूफान से आई बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। बारिश इतनी हुई कि ब्रिटेन की राजधानी की सड़कें पानी से भर गईं। बारिश की वजह से लोग अपने घरों में कैद हो गए। मौसम विभाग के मुताबिक लंदन में आज भी बारिश का अनुमान जताया गया है। लंदन फायर ब्रिगेड को विभिन्न जगहों पर बाढ़ के 150 से ज्यादा फोन कॉल रिसीव हुए। और अब बात कोरोना वैक्सीनेशन की करेंगे। 21 जून को जिस बड़े पैमाने पर कोरोना टीकाकरण का अभियान शुरू हुआ था, उसमें सुस्ती दिखाई दे रही है। दिल्ली समेत कई राज्य हैं जहां पर टीकाकरण अभियान सुस्त हुआ है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच ये सुस्ती अब परेशान करने लगी है। क्या कोरोना टीकाकरण अभियान के रास्ते में फिर से टीके की कमी का रोड़ा आ गया है? 21 जून से नए सिरे से शुरू हुए टीकाकरण अभियान में पहले कुछ दिनों में तो रिकॉर्ड तोड़ टीकाकरण हुआ, लेकिन आंकड़े बताते हैं कि धीरे धीरे इसकी रफ्तार कम हो गई है। आंकड़ों के मुताबिक 21 जून से 27 जून के बीच जहां 61,14,000 लोगों को टीके लगाए गए थे, तो वहीं 28 जून से 4 जुलाई के बीच में इनकी संख्या घटकर 41,92,000 हो गए। 5 जुलाई से 11 जुलाई तक रोजाना औसत टीकाकरण घटकर 24,32,000 पे आ गया। आंकड़ों के मुताबिक हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में रोजाना टीकाकरण की दर में गिरावट देखी जा रही है। ये संकट देश की राजधानी दिल्ली में भी देखा जा रहा है। दिल्ली में टीका केंद्र खुले तो हैं, टीका केंद्रों पर वैक्सीन की सप्लाई अब सबसे बड़ी चुनौती बन गई है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में अगर आप देखें तो प्रतिदिन जो डोज एडमिनिस्ट्रेट किए जा रहे हैं उनकी संख्या में कमी होने लगी है। कोवैक्सीन के लिए पहली खुराक राजधानी दिल्ली में मिलनी बंद हो गई है, सिर्फ दूसरी डोज मिल रही है। इसके अलावा कोविशील्ड की भी जो रफ्तार है वो बेहद सुस्त है। दिल्ली सरकार की तरफ से जारी वैक्सीन बुलेटिन के मुताबिक वैक्सीन की अनुपलब्धता के चलते दिल्ली सरकार ने राजधानी में कोवैक्सीन के पहले डोज पर रोक लगाई हुई है, जबकि सिर्फ दूसरे डोज के लिए ही कोवैक्सीन उपलब्ध है। टीकाकरण के मामले में रिकॉर्ड बनाने वाले मध्य प्रदेश में भी टीकाकरण की रफ्तार सुस्त हुई है। कुछ दिन पहले तक जिस वैक्सीनेशन सेंटर पर पैर रखने की जगह तक नहीं रहती थी, उसी वैक्सीनेशन सेंटर पर ये सन्नाटा मध्य प्रदेश सरकार के दावे की हवा निकाल रहा है। जिनको दूसरा डोज लगना है वैक्सीन का, सिर्फ उन्हें ही यहाँ पे वैक्सीन लगेगी। अगर तस्वीरों में आप देखें तो बहुत कम लोग यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ पे दोनों तरह की व्यवस्थाएं हैं। जिन्होंने अपना एनरोलमेंट पहले करवा रखा है, रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, उन्हें भी वैक्सीन लग रही है। जो ऑन द स्पॉट जिनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उन्हें भी आज यहाँ पे वैक्सीन का सेकेंड डोज दिया जा रहा है। तो ये साफ तौर पर बता रहा है कि जो वैक्सीन कम है तो सेंटर पे भी कम वैक्सीन पहुंच रही है और लोग भी परेशानी में ना पड़े, इसलिए वो फिलहाल अगर आप देखें तो वैक्सीनेशन सेंटर से दूर हैं। एक तरफ कई सूबों में टीकाकरण की रफ्तार सुस्त हुई, तो बिहार के बाढ़ प्रभावित इलाकों में टीकाकरण की नई कोशिशें देखी जा रही हैं। यहाँ टीके वाली नाव का परिचालन शुरू किया गया है। तकरीबन 1 दर्जन जिले इस वक्त बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं और लाखों की आबादी जो है वो प्रभावित हुई है। ऐसे में कोरोना के टीकाकरण का कार्यक्रम भी जो चलाया जा रहा है इन जिलों में, उस पर इसका असर देखने को मिला है। और ऐसे में अब राज्य सरकार जो है वो टीका वाली नाव उसका जो है वो शुरू किया गया है, ताकि जो पीड़ित लोग हैं, जिनके घरों में पानी घुस चुका है, जिनके गांव में पानी घुस चुका है, वैसे लोग जो टीकाकरण केंद्रों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, अब स्वास्थ्य विभाग की टीम जो है वैसे गांव तक पहुंच रही है। यकीनन ये प्रयास सराहनीय है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे को टालने के लिए ऐसे और प्रयासों की जरूरत है। पटना से रोहित सिंह, भोपाल से रवीश पाल सिंह के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक। जनसंख्या नियंत्रण कानून, जिस पर देश में अभी बड़ी बहस चल रही है, जिसका ड्राफ्ट उत्तर प्रदेश में तैयार करके 19 जुलाई तक सबसे राय मांगी गई है। ऐसे में जब जनसंख्या नियंत्रण की जरूरी बात सरकारें सोच सकती हैं, तो बेरोजगारी और टीकाकरण नियंत्रण क्यों नहीं हो पाता है?
जनसंख्या नियंत्रण हो तो हम अपनी सरकार की योजनाएं, उसका लाभ जनता तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। ये ड्राफ्ट वाकई में फिर से एक चुनावी स्टंट के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए। विकास के लिए और सामाजिक समरसता के लिए उचित नहीं है। भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ, ये दुर्भाग्य है। विशेष सुविधाएं नहीं लेना चाहते हैं तो स्वतंत्र हैं, 2 बच्चे करें, 5 करें, 10 करें, 20 करें। जैसे मुसलमान भाई हैं, उनकी 3-3 औरतें होती हैं। मुस्लिम वर्ग है खासतौर से, उसमें जो अशिक्षित लोग भी हैं तो वो जनसंख्या अपनी बढ़ाना शुरू करेंगे। 130 करोड़ से ज्यादा आबादी वाला देश भारत, जहां की जनसंख्या चुनावी भाषणों में देश की ताकत के रूप में प्रदर्शित की जाती है, उसी देश में आबादी को नियंत्रित करने की पॉलिसी का ड्राफ्ट जब चुनावी राज्य उत्तर प्रदेश में आता है तो विकास के लिए आवश्यक जनसंख्या नियंत्रण नीति राजनीति में फंस जाती है, क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण की नीति विकासवादी सोच के मुकाबले ध्रुवीकरण और अपना अपना धर्म, अपनी अपनी आबादी की चिंता के विवाद में ज्यादा उलझ जाती है। 1 मिनट में भारत में 31 बच्चे पैदा हो रहे हैं वर्ल्डोमीटर के अनुसार, और चाइना में 1 मिनट में 9-9.5 बच्चे पैदा हो रहे हैं, 10 बच्चे, तो 3 गुना का डिफरेंसेज है। ये हमारे लिए विकास के लिए और सामाजिक समरसता के लिए उचित नहीं है। योगी सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून जो लाने जा रही है, ये सरासर गलत है और ये मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इस बात पर कोई सवाल नहीं कि जनसंख्या नियंत्रित होगी, आबादी संतुलित होगी तो सड़क, बिजली, पानी, अस्पताल, दवाई, पढ़ाई, ट्रेन, बस सब संसाधन सबको मिल पाएंगे। लेकिन फिर क्यों आबादी कंट्रोल करके विकास से ज्यादा धर्म के आधार पर ध्रुवीकरण जगह बना लेता है? क्या वजह ऐसे बयान है? लोगों का हीरो आमिर खान है। अब पहली पत्नी रीना दत्ता अपने 2 बच्चों के साथ, दूसरी पत्नी किरण राव अपने बच्चे के साथ, कहां भटकेगी उसकी चिंता नहीं, लेकिन दादा आमिर तीसरी खोज में जुड़ गए। यह जो दुनिया कहती थी कि ये अंडा बेचने के अलावा ज्यादा कुछ अकल है नहीं, इतना ही करे तो ज्यादा ठीक है। भारत की आबादी को असंतुलित करने में आमिर खान जैसे लोगों का हाथ, ये दुर्भाग्य है। बीजेपी के सांसद आमिर खान जैसे लोगों का शब्द इस्तेमाल करके धर्म विशेष को सीधे बढ़ती आबादी के लिए कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन क्या यही सच्चाई है? उत्तर प्रदेश के उदाहरण से ही समझें तो 2011 की जनगणना के मुताबिक उत्तर प्रदेश में औसत हर महिला के 3.15 बच्चे, जबकि यूपी की हिंदू महिलाओं के औसत 3.06, जबकि मुस्लिम महिलाओं के औसत 3.6% बच्चे हैं। यूपी की 44.2% महिलाओं के 2 या 2 से कम बच्चे हैं, जिसमें 44.85% हिंदू महिलाएं हैं और 40.38% मुस्लिम महिलाएं। ये आंकड़े बताते हैं कि बढ़ती जनसंख्या को सीधे एक धर्म के चश्मे से नहीं देख सकते। ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नीति के मसौदे में 2 से ज्यादा बच्चे होने पर सरकारी नौकरी न पाने और निकाय पंचायत चुनाव न लड़ पाने की बात कही गई, तब इस नियम में भी धर्म का एंगल ला दिया गया। वो सरकारी नौकरियों के चक्कर में ज्यादा नहीं रहते, उनको नगर निगम के चुनाव नहीं लड़ने हैं, तो वो उसमें क्या होगा कि हिंदू तो अपना करा लेगा नसबंदी जो भी है, 1-2 बच्चे से अधिक पैदा ऐसे भी नहीं कर रहा अधिकतर जो हिंदू है, और उस जब कानून बन जाएगा तो हिंदू तो कानूनन रूप से भी रुक जाएगा और वो नौकरी के चक्कर में, बच्चों के करियर के चक्कर में रुक जाएगा। लेकिन क्या होगा, एक वर्ग जो मुस्लिम वर्ग है खासतौर से, उसमें जो अशिक्षित लोग भी हैं तो वो जनसंख्या अपनी बढ़ाना शुरू करेंगे और 5 साल 10 साल में इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी कि वो चाहे तो संसद की और चाहे तो संविधान की संशोधन कर सकते हैं। हालत यह है कि सबको अपने अपने धर्म की पड़ी। नीति बनी है कि मुस्लिम पुरुष ने 3 विवाह किया
और पहली पत्नी के 2, दूसरी से 1, तीसरी से 2 बच्चे हैं तो भले कुल बच्चे 2 से ज्यादा हो जाएं, लेकिन पत्नियां अधिकार से वंचित नहीं होंगी। पुरुष होगा जिसके कुल 5 बच्चे हो चुके हैं। अब समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क की दलील है कि पैदाइश अल्लाह का कानून है और कुदरत से टकराना ठीक नहीं। ये ड्राफ्ट वाकई में फिर से एक चुनावी स्टंट के तौर पर उसको देखा जाना चाहिए, इसलिए कि एक हिंदुस्तानी जिसको थोड़ा बहुत भी इल्म होगा वो इस बात का इल्म रखेगा कि जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून है वो सिर्फ सूबा उत्तर प्रदेश का मसला नहीं है बल्कि पूरे हिंदुस्तान का मसला है और इसको सिर्फ और सिर्फ 2022 के चुनावी नताइज को और चुनावी अपने फ़ायदे को मद्देनज़र रखते हुए जिस तरीके से पेश किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आवाम को गुमराह करने के लिए पेश किया जा रहा है। बगदाद के एक अस्पताल में आग लगने से कम 50 लोगों की जान चली गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त बगदाद से बताया जा रहा है कि अस्पताल के कोरोना वार्ड में ये आग लगी, जहां वायरस से संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा था। कोरोना वार्ड ये था जहां पर यह हादसा हुआ है। दर्जन भर मरीजों के घायल होने की भी खबर है। दक्षिणी बगदाद के अल हुसैन टीचिंग हॉस्पिटल में यह हादसा हुआ है। अधिकारियों के मुताबिक ज्यादातर लोगों की मौत आग में बुरी तरह से झुलसने की वजह से हुई है। साथ ही जख्मी लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुछ अधिकारियों के मुताबिक अस्पताल में आग की वजह शॉर्ट सर्किट है, जबकि कुछ अधिकारी सिलेंडर में धमाके के बाद आग लगने को वजह बता रहे हैं। हालांकि अभी इस पूरे हादसे की जांच होनी बाकी है। तस्वीरें देखिए अस्पताल के अंदर अफरा तफरी का माहौल, क्योंकि कोरोना संक्रमितों का यहां इलाज किया जा रहा था। ये कोविड वार्ड था जहां पर भीषण आग लगी। सोशल मीडिया पर दुकानदार से धोखाधड़ी को लेकर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को देखने में ऐसा लगता है कि एक लड़की झूठ बोलकर दुकानदार से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है। इस वीडियो के जरिए दुकानदारों को आगाह किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर दुकानदार से धोखाधड़ी को लेकर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो को देखने में ऐसा लगता है कि एक लड़की झूठ बोलकर एक दुकानदार से पैसे ऐंठने की कोशिश कर रही है, लेकिन जब दुकानदार कहता है कि शॉप में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है तो लड़की वहां से भाग जाती है। मैंने ये लीड ली थी, 500 रुपए से दिए। इस बंदे ने और उल्टा ये बोल रहे कि आपने पैसे नहीं दिए और मुझे 400 रुपए वापस नहीं कर रहे हैं। तो दिए होंगे ना भैया, चेक करो एक बार, या आपने चेक करे? पैसे दे रहा है या किस फिर बात मैं को? कंप्लेंट करूं तेरी? किस बात को? दे रहा है पैसे? ओ मैडम, ओ दे रहा है पैसे या नहीं दे रहा है? इसको छोड़ो पहले, इसको छोड़ो। सीसीटीवी कैमरा लग रहा है भाई। कहाँ लगा हुआ है? आप कर लो चेक, सीसीटीवी चेक कर लो चेक। सीसीटीवी चलता है? हाँ भाई चलता भी चालू है। और दुकान पे तू बैठता और कोई बैठता? तू है? तू बैठता है ना दुकान पे? चल छोड़, मुझे लेना ही नहीं है ये। अब क्या हो गया मैडम? अब क्या हो गया? क्या चल छोड़, कोई नहीं, रहने दे, चल रहने दे। क्या ओ मतलब तुम ही गलत हो फिर तो? इधर आओ मैम, हेलो एक्सक्यूज मी, क्या आप सीसीटीवी ऐसा? वीडियो के जरिए दुकानदारों को आगाह किया जा रहा है कि ऐसी हेराफेरी और चोरी से बचने के लिए वे अपनी दुकान में सीसीटीवी जरूर लगवाएं। साथ ही वीडियो को सच मानते हुए कुछ यूजर्स लड़की को भला बुरा कह रहे हैं और उसकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि लड़की के लिए कुछ पोस्ट में अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल किया गया है। लगभग 4 मिनट की इस वीडियो की शुरुआत में एक लड़की को मोबाइल एक्सेसरीज बेचने वाले एक दुकानदार से बहस करते देखा जा सकता है। लड़की दुकानदार से नाराजगी जताते हुए कह रही है कि उसने दुकानदार से 100 रुपए का कुछ सामान खरीदा और 500 रुपए का नोट दिया, लेकिन अब दुकानदार उसे 400 रुपए वापस नहीं कर रहा। वहीं दुकानदार का कहना है कि लड़की ने उसे 500 रुपए का नोट दिया ही नहीं। पैसे न देने पर लड़की दुकानदार से बदतमीजी और हाथापाई करने लगती है। इसके बाद वीडियो में ट्विस्ट आता है जब दुकानदार कहता है कि उसकी दुकान में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है जिससे सच सामने आ जाएगा। इस बात को सुनकर लड़की घबरा जाती है और भाग खड़ी होती है। इंडिया टुडे एंटी फेक न्यूज वॉर रूम ने पाया कि वीडियो में दिख रही घटना काल्पनिक है।